गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 आगे हम शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के पर्पज से भी। तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 क्लास 11। लेक्चर नंबर 2 जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेटाबॉलिक बेसिस की हम बात करने वाले हैं, उपापचयी आधार। द मेटाबॉलिक पाथवेज दैट लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक और एनाबॉलिक पाथवेज, एंड दोज पाथवेज दैट लीड टू सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवेज। तो स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या मेटाबॉलिक पाथवेज को दो प्रकार के पाथवेज में हम बांट सकते हैं। पहला पाथवेज आपका हो जाएगा एनाबॉलिक पाथवेज और दूसरा हो जाएगा कैटाबॉलिक पाथवेज। एनाबॉलिक पाथवेज या बायोसिंथेटिक पाथवेज से हमारा मतलब है कि वेरियस प्रकार के जो सिंपल स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कैटाबॉलिक पाथवेज से हमारा मतलब है वेरियस प्रकार के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल टूटकर सिंपलर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को मिलाकर मेटाबॉलिज्म को परिभाषित करेंगे। फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक पाथवे। जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रियाविधि है, वो आपका एनाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल। और साथ ही रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन जो है, जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं और छोटे अणुओं में चेंज हो जाते हैं, साथ ही एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कैटाबॉलिक पाथवेज के एग्जांपल हो जाएंगे आपके रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इन्हें याद करेंगे। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आप याद रखेंगे जो एनर्जी करेंसी है लिविंग बॉडी की या लिविंग वर्ल्ड में, उसके हम एटीपी के नाम से जानेंगे। All living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of the metabolites. The living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो एक स्टेडी स्टेट में पाए जाएंगे, में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द मेटाबोलाइट्स, प्रत्येक मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन के साथ। द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। जो लिविंग स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट नहीं होकर एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। और साथ ही ये स्टेट जो नॉन इक्विलिब्रियम रूप में मिलेगी पर वर्क करने के लिए या वर्क परफॉर्म करने में भी समर्थ होती है, एबल होती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में वर्क को परफॉर्म करेंगे। आगे स्टूडेंट्स एंजाइम्स हम लेते हैं, एंजाइम्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि एंजाइम के गुण धर्म क्या होंगे या एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। नंबर फर्स्ट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कुछ एक दो एक्सेप्शन भी अभी इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। लेकिन जितनी भी प्रोटीन्स है वो एंजाइम का काम नहीं करती है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक विद देयर सबस्ट्रेट्स एज देयर एक्टिव साइट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग सबस्ट्रेट्स के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो एक्टिव साइट पाई जाती है वो डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट होगी। एक्टिव साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, क्रिया करने वाला क्रियाकारक पदार्थ आके जुड़ेगा, उस सक्रिय स्थल पर एक्टिव साइट को हम सक्रिय स्थल बोलेंगे, और एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो एंजाइम जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट या क्रियाकारकों के लिए काफ़ी विशिष्ट पाए जाएंगे। एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, बिल्डर्स एंड ब्रेकर्स, बनाने वाले, निर्माण करने वाले और तोड़ने वाले। एंजाइम डज नॉट गेट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन के दौरान अपने आप को खुद को यूज़ नहीं होने देते हैं। जितना एंजाइम आपने शुरू में डाला है, बिगनिंग में डाला है, उस लास्ट में, रिएक्शन के लास्ट में भी उतना ही एंजाइम, उतनी ही मात्रा में आपको वापस प्राप्त हो जाता है। यानी एंजाइम डज नॉट गेट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन एज इट डज नॉट चेंज इट्स शेप, हेंस लेस एंजाइम आर रिक्वायर्ड। क्योंकि एंजाइम अपनी शेप को भी चेंज नहीं करता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में एंजाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। आगे हम एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो एंजाइम देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स एंड मेड ऑफ प्रोटीन। एंजाइम लिविंग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जबकि कैटलिस्ट की हम बात करते हैं, इट इज़ केमिकल सब्सटेंसेज एंड हेल्प इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल सब्सटेंसेज है स्टूडेंट्स और केमिकल रिएक्शंस में मदद करेंगे। इट कैन वर्क वेल एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम के लिए हम बात करते हैं। और कैटलिस्ट जो है वो 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फंक्शन कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, सक्रियण ऊर्जा को कम करके काम करेंगे। इट रिक्वायर्स डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, जबकि कैटलिस्ट को अलग अलग डिफरेंट लेवल एनर्जी का चाहिए। तो इस प्रकार से एंजाइम और कैटलिस्ट आपस में काफ़ी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो आप याद रखेंगे। आगे आप देखिए स्टूडेंट्स, हम नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं कि किस प्रकार से एक एंजाइम अपना एक्शन करेगा। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम हैज पॉकेट्स और क्रियोसिस इनटू विच सबस्ट्रेट फिट टू फॉर्म ईएस कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर की हम बात करें, एंजाइम एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है और उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, एंजाइम में प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर मिलती है और इस टर्सरी स्ट्रक्चर के ऊपर पॉकेट्स या क्रियोसिस, कैविटीज मिलेगी, क्रियोसिस मिलेंगे, पॉकेट्स मिलेंगे और पॉकेट्स में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा। और जैसे ही एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके फिट होगा तो वहाँ पर एक ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ द ईएस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालाइसिस। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना कैटालाइसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर एक रिएक्शन भी आपको बताई गई है ईएस कॉम्प्लेक्स की, आप याद रखेंगे। E+S ईएस बन जाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि कुछ टाइम के लिए बना रहेगा और उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाएगा EP। कुछ समय के लिए यहाँ पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनता है और लास्ट में एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, S फॉर सबस्ट्रेट, P फॉर प्रोडक्ट एंड E फॉर एंजाइम। The structure of substrate gets transformed into the structure of product through formation of transient state structure। तो जैसा कि मैंने बताया, एक ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, जो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। कुछ समय के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है, ट्रांजिएंट स्टेट में बनेगा। द मेजर डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटालिस्ट इज इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क्स इफेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, हाई प्रेशर पर भी काम कर सकते हैं, बट एंजाइम गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। लेकिन हम एंजाइम की बात करें स्टूडेंट्स, तो हाई टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाएंगे। कैटालिस्ट तो हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पर काम नहीं कर पाएंगे, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एक्सटर्नल एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप अच्छे से इसे लर्न करिए। आगे हम फैक्टर्स देखते हैं कि एक एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं, टेम्परेचर है हमारे पास। एन एंजाइम इज एक्टिव विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम देख चुके हैं, एंजाइम लगभग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी अच्छे ढंग से काम करते हैं, 37 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंजाइम इज एक्टिव विद इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, काफ़ी नैरो रेंज टेम्परेचर के जिस पर एंजाइम एक्शन करेंगे। टेम्परेचर एट विच एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज अबव द बिलो दिस टेम्परेचर। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम है वो अपना मैक्सिमम एक्शन करेगा, उसके ऊपर टेम्परेचर पे और नीचे टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो हेल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। आपको ग्राफिकल डायग्राम भी यहाँ पर दिखाया गया है, एंजाइम एक्टिविटी का टेम्परेचर पर प्रभाव। तो ग्राफ में आप देखिए, एक टाइम तो बढ़ रही है और उसके बाद रिड्यूस हो रही है। पीएच का प्रभाव भी ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है और एक वी मैक्सिमम भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर दिखाई गई है स्टूडेंट्स की, एक मैक्सिमम तक पहुँचने के बाद वो स्थिर हो जाएगी। एवरी एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम पीएच एट विच इट इज़ मैक्सिमम एक्टिव। वो की वही बात है हमारे पास, वैसे की वैसी बात है स्टूडेंट्स की, जिस प्रकार से टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, उसी तरह एंजाइम एक्शन के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की भी जरूरत होती है। मोस्ट द इंट्रासेलुलर एंजाइम वर्क एट न्यूट्रल पीएच, और मोस्टली एंजाइम एक्शन के लिए न्यूट्रल पीएच आवश्यक। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की आगे हम बात करते हैं। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ मोर एक्टिव साइट्स बाय सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। कंपिटिटिव इनहिबिटर की आगे हम बात करते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट, जब ऐसा कोई पदार्थ या सब्सटेंस वहाँ पर आ जाता है जिसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, तो वो पदार्थ या वो सब्सटेंस
इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द एंजाइम, उस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। क्यों रोक देगा? क्योंकि सबस्ट्रेट से पहले वो केमिकल सब्सटेंस एंजाइम से आके जुड़ जाएगा और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देगा। इस प्रकार से एंजाइम की जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड एज, एंजाइम को मुख्य रूप से हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी या पहला ग्रुप हो जाएगा एंजाइम का ऑक्सीडो रिडक्टेजेज या डिहाइड्रोजिनेजेज। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप सबसे पहले एस कोई सब्सटेंस है और एस डैश सब्सटेंस है, रिड्यूस्ड हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसी प्रकार से एस उधर ऑक्सीडाइज होगा और एस डैश जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है स्टूडेंट, जिसको एंजाइम के द्वारा परफॉर्म करवाया जाएगा। और इस कैटेगरी वाले एंजाइम को हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेज या डिहाइड्रोजिनेजेज एंजाइम बोलेंगे। ट्रांसफेरेजेज की बात करते हैं सेकेंडली हम। तो ट्रांसफेरेजेज जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एंजाइम किसी सब्सटेंस को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए एस डैश जी प्लस एस डैश एस, तो आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर एस और जी कोई कंपाउंड है और एस डैश एक अलग सब्सटेंस है। तो एस प्लस एस डैश जी, तो एस यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, ट्रांसफर कर दिया गया और एस डैश जो है वो जी के साथ जुड़ गया। तो इस क्रिया को हम ट्रांसफेरेजेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म कराएंगे। हाइड्रोलाइजेज कैटालाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड एस्टर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हाइड्रोलाइजेज जो हाइड्रोलाइसिस का काम करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का, एस्टर बॉन्ड का और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। लाइजेज की बात करते हैं, रिमूव द ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव करने का काम करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जो सबस्ट्रेट है सी सी एक्स वाई साइड चेन के रूप में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक्स वाई अलग हो जाएंगे और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। लाइजेज एंजाइम का काम हो जाएगा। आइसोमेरेजेस की बात करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, आइसोमेरेज मतलब आइसोमर्स बनाने वाले एंजाइम्स, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स बनाने का काम करेंगे। लाइगेजेस जोड़ने का काम करेंगे। कैटलाइजेस द लिंकिंग टुगेदर ऑफ द टू कंपाउंड्स, टू कंपाउंड्स को आपस में लिंक करने का काम लाइगेज का होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। डीएनए लाइगेज डीएनए के दो खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स है और उन्हें आपको जोड़ना है तो आप कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, तब हम आंसर देंगे कि हम डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में लेंगे। आगे हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं। कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम के नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम कोफैक्टर्स बोलेंगे, विच मेक द एंजाइम मोर कैटालिटिक एक्टिव। अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव नहीं मिलेगा, तो ये एंजाइम को ज़्यादा कैटालिटिकली एक्टिव बनाने का काम करते हैं। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एपो एंजाइम्स, जो प्रोटीन पोर्शन है एंजाइम को उसे हम एपो एंजाइम बोलेंगे स्टूडेंट्स। कोफैक्टर्स यहाँ पर 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। देखिए आप, सबसे पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा को एंजाइम और तीसरा आपका हो जाएगा मेटल आयंस। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें को एंजाइम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद ट्रांजिट एसोसिएशन, और इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे जो कि ट्रांजिट एसोसिएशन रखेंगे, और मेटल आयंस में आपके मेटेलिक आयन आएंगे। तो कोफैक्टर्स यहाँ पर 3 प्रकार के हो जाएंगे, आप तीनों को याद रखेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोएंजाइम्स क्या है और मेटल आयंस क्या है। आगे हम देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एपो एंजाइम वाले पार्ट के साथ टाइटली बाउंड करेंगे। फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सिडेज एंड कैटालाइज विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। पेरोक्सिडेज और कैटालाइज एंजाइम में हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है। पेरोक्सिडेज एंड कैटालाइज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने का काम करता है। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी कोएंजाइम आर विटामिन्स। जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स है किसी भी कोएंजाइम के वो विटामिन्स होते हैं। एग्जांपल कोएंजाइम NAD एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। कोएंजाइम NAD और NADP कोएंजाइम के एग्जांपल है। फुल फॉर्म हो जाएगी NAD की निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP की फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इन दोनों के लिए जो एसेंशियल विटामिन हो जाएगा वो नियासिन। तो कोएंजाइम्स के लिए जो विटामिन्स है वो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स के रूप में जरूरी हो जाएगा। इन दोनों कोएंजाइम्स के लिए नियासिन विटामिन जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से एंजाइम वाले पोर्शन को अच्छे से याद करेंगे, लर्न करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।